हाय गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हरीश कावड़कर है और वेलकम टू टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज़ बेस्ड ऑन हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आने वाला है और मेरा नाम हरीश कावड़कर है। मैं रीडर, राइटर और ब्लॉगर हूँ। आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हो www.harishkawadkar.com पे। वहाँ पे मेरा एन आवर ईच डे पोस्ट चलता है कि जो आपको डेली कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा, वहाँ पे मैंने तीन कोर्सेज लॉन्च किए हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। तीनों के तीनों कोर्सेज फ्री है। वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कीजिए तो आपको वो कोर्सेज माइट भी अक्टूबर से मैं शुरू करने वाला हूँ और मैं खुद आपको जूम पे ऑनलाइन हर संडे 2 घंटे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के प्रेजेंटेशन में क्या क्या अच्छा होने वाला है और आप कितना पैसा बना सकते हो। वेलकम गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। हैप्पीएस्ट माइंड एक डिजिटल कंपनी है जिसका टैगलाइन है बॉर्न डिजिटल, बॉर्न एजाइल। तो ये कंपनी 4 बिजनेस वर्टिकल में काम करती है। 4 बिजनेस वर्टिकल आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे: डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, राइट। और ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, बिग डाटा एंड एडवांस एनालिटिक्स, आईओटी दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। और इसका 80% जो टोटल रेवेन्यू में से जो 80% है वो एजुटेक, हाईटेक, रिटेल, टीएमई एंड बीएफएसआई से आता है। तो ये हो गया इसके बिजनेस के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे इसका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अभी ये एसेट पार्ट आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा। तो इसमें इनके ट्रेड रिसीवेबल 94 करोड़ से 114 करोड़ बढ़ा हुआ है। तो ये बढ़ा हुआ है 21% से 2 साल में इसका इंक्रीज हुआ है। बाकी बैलेंस शीट इनका थोड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। इक्विटी में इनका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा है, जैसे कि इन्होंने आईपीओ के पहले कुछ उनके प्रमोटर लोगों को शेयर अलॉट किए होंगे, ईसॉप दिए होंगे, तो इसकी वजह से इनका शेयर कैपिटल बढ़ा है। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जिसका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा है। तो इसमें इनका बोरोइंग थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इनका जो लीज लायबिलिटी है, जो इन्होंने लीज पे लिया हुआ है उनके बिजनेस के लिए, जो जगह लीज पे ली हुई है उसका थोड़ा लीज बढ़ा हुआ है। और ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल का मतलब होता है कि जो इनको पेमेंट दूसरों को देना है, तो ये ट्रेड पेएबल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 24 करोड़ से 34 करोड़ तक बढ़ा हुआ है। तो इनका ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ा है, ट्रेड पेएबल भी बढ़ा हुआ है। ये हो गया इनके बैलेंस शीट के बारे में। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, 462 करोड़ से 698 करोड़ बढ़ा हुआ है, जो कि 22% CAGR से बढ़ा हुआ है। लेकिन 2018 में इनको लॉस है और 2019 और 20 में इनको प्रॉफिट हुआ है। और जो अभी 2020 का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, अराउंड 7 रुपीज़ है। तो अगर मैं इसका अपर प्राइस बैंड से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये PE अवेलेबल है 23 पे, राइट। इनका P&L स्टेटमेंट हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट, वो है 2018 में निगेटिव है, 2019 में 12 करोड़ है, 2020 में 73 करोड़ है। और इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो अच्छा है, 10 करोड़ 2018, 57 करोड़ इन 2019 एंड 112 करोड़ इन 2020। इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, इन्होंने कोई फिक्स एसेट या कोई प्लांट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो इनका FCF भी अच्छा निकला है, 2018 में 11 था, 2020 में 112 करोड़ है। जैसे कि आप एक पिक्चर में देख रहे होंगे कि क्यूमुलेटिव जो आप देखोगे तो प्रॉफिट 3 साल का है 63 करोड़, जिसका CFO है 180 करोड़ और इसका FCF है 182 करोड़। तो कैश फ्लो पे ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी अच्छी है। जो कंपनी का मैनेजमेंट है, इसका प्रमोटर है सूटा साहब। सूटा साहब 77 ईयर्स के ओल्ड है। इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है IT कंपनी में। ये पहले विप्रो में थे, विप्रो के बाद ये इन्होंने माइंट्री में थे और ये कंपनी उन्होंने प्रमोट की है 2011 में। ये को फाउंडर है ये कंपनी के। चलिए देखते बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये 2020 में 77% आया है खाली US से। 2018 में 73 था, तो ये कम नहीं हुआ है, बढ़ा है 2018 से 2020 तक। तो ये बढ़ने से थोड़ा इनका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत कम, बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कोई जियोग्राफी पे इनका रिस्क, वहाँ से जहाँ से इनका रेवेन्यू आ रहा है।
तो एंटी आउटसोर्सिंग लेजिस्लेशन अगर आया, वहाँ पे कुछ उनके लेजिस्लेशन चेंज हुए, तो इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि इनका 77% रेवेन्यू खाली यूएस से आता है। दूसरा बिजनेस रिस्क है कि ये सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है उनका रेवेन्यू का, ये बहुत कम कस्टमर से निकालते हैं। तो इनके कस्टमर बहुत कम है और उनसे सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है। तो इसमें थोड़ा दिक्कत ऐसा आता है कि अगर ये, और दूसरा चीज़ इनका ऐसा है कि ये उनके साथ लंबे टाइम का इनका कमिटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म इनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और जब कभी भी थोड़े फ्यू कस्टमर पे आपका थोड़ा डिपेंडेंस बढ़ जाता है, तो उनके पास प्राइसिंग निगोशिएशन बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में उनके प्राइजेस कम करें, राइट। और अगर कम कस्टमर है और उन्होंने अगर आईटी पे स्पेंडिंग उनका कम किया, तो ये बिजनेस के लिए रिस्क है। तो ये बिजनेस रिस्क नंबर 2 हुआ। बिजनेस रिस्क नंबर 3 ऐसा है कि ये कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किया है। एक्विजिशन रिस्क ये बिजनेस में है हैप्पीएस्ट माइंड में। तो एक्विजिशन इन्होंने 2017 में किया, क्यूपोला टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ओएसएस क्यूब एलएलसी। तो एक्विजिशन में होता क्या है कि अगर ये मेन कंपनी के साथ अगर इंटीग्रेट नहीं हो पाया, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। मैनेजमेंट का फोकस बिजनेस से हटके पूरा उनके इंटीग्रेशन में जाएगा कि सिनर्जाइज कैसे किया जाए। और तीसरा चीज़ इसमें ये होता है कि अगर वो एक्वायर बिजनेस किया हुआ है और उसके ऊपर कुछ लाइबिलिटी है जो कि मैनेजमेंट में या उनके ध्यान में नहीं आया, वो कुछ उसका एनालिसिस नहीं कर पाए, तो लाइबिलिटी का रिस्क भी उनके साथ बढ़ जाता है। और एक्विजिशन में यही रिस्क सबसे मायने रखता है। तो ये रिस्क नंबर 3 हुआ। चलिए देखते हैं आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ ये 7 सितंबर से 9 सितंबर तक खुलने वाला है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। और 707 करोड़ का ये आईपीओ है। फ्रेश इशू इसमें से 110 करोड़ का है और 592 करोड़ अपर फॉर सेल है। अपर फॉर सेल में इनके प्रमोटर सुटा साहब भी कुछ शेयर बेच रहे, और जो इनके प्रमोटर ग्रुप में थे CBDO करके जो उनके प्रमोटर ग्रुप में है, वो भी उनका शेयर बेच रहे हैं। तो ये अपर फॉर सेल जो होता है, ये पैसा कंपनी में नहीं आएगा, ये जो शेयर बेचेगा उसके पास जाने वाला है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये, और इसका आईपीओ का प्राइस बैंड है 165 to 166 रुपीज़, और 90 शेयर्स का एक लॉट है। तो मिनिमम क्वांटिटी अगर आपको खरीदना है तो 90 शेयर मिनिमम खरीदना पड़ेगा, जिसका एक लॉट बनेगा। लिस्टिंग BSE पे NSE पे होने वाला है। और बिड और आईपीओ डिटेल्स ऐसे है कि 7 सितंबर से 9 सितंबर तक खुलेगा, अलॉटमेंट 14 सितंबर तक होगा, रिफंड आपको 15 सितंबर तक होगा, और इसका लिस्टिंग जो है वो 17 सितंबर तक होगा। ये टेंटेटिव डेट है, ये कंफर्म डेट नहीं है। मिनिमम आप एक लॉट ले सकते हो, मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो, क्योंकि जो रिटेल कैटेगरी में आप अगर अप्लाई कर रहे हो, तो रिटेल कैटेगरी में 2 लाख से कम का आपका लॉट आप लगा सकते हो, तो आप रिटेल कैटेगरी में आओगे। प्री इश्यू में इनके प्रमोटर का शेयर होल्डिंग था 61%, पोस्ट आईपीओ यानी आईपीओ होने के बाद में इनका होगा 53%। तो प्रमोटर इसमें अच्छा खासा होल्ड करेगा ये कंपनी में। तीसरा हम लोग देख रहे हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में अगर देखा जाए तो अगर 165 अगर अपर बैंड के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो 23 के पी रेशियो पे अवेलेबल है। और जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बहुत सारे आईटी कंपनी मैक्सिमम 27 से लेके मिनिमम यहाँ पे 16 पी तक अवेलेबल है, राइट। तो ये नहीं बोल सकते आप कि ये बहुत चीप मिल रहा है या बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है। ये ज़्यादा चीप भी नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। और जो कंपनी ये काम कर रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में काम कर रही है, जो कि आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है। जैसे IoT टेक्नोलॉजी हो गई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी हो गई, इनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये शेयर्स में, ये आईपीओ में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। अगर अलॉटमेंट हुआ तो लिस्टिंग के दिन में इसका गेन बुक करने वाला हूँ, अगर गेन हुआ तो, लॉस हुआ तो भी लॉस बुक करने वाला हूँ, राइट। और लॉस होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट उस दिन थोड़ा डाउन रहा तो ये शेयर्स में थोड़ा आपको लिस्टिंग प्राइस से कम गेन मिल सकता है, या उससे भी लॉस हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, जो आपका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, उनके साथ से, उनके पास से आप उनकी राय ले सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।